Okay, so the first paper that we're going to do is October November 2019. ठीक है. It's variant 1 paper 2. All right, so let's look at the first question. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Chlorine can be prepared using the following reaction. MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. Explain why MnO2 is described as an oxidizing agent in this reaction. Refer to oxidation numbers in your answer. All right. So they've given you the hint how you have to go about answering this question. Okay. They want you to tell that MnO2 over here is acting as an oxidizing agent. Now, if you want to know if something is acting as an oxidizing agent, that substance itself will get reduced. That substance itself will get reduced. या तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा, या वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा होगा, या वो ऑक्सीजन लूज कर रहा होगा. दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन दैट वी हैव टू रेफर टू ऑक्सीडेशन नंबर्स. ठीक है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होंगे? हु अंडरगो रिडक्शन themselves. ठीक है. सही है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स खुद रिडक्शन कर रहे होते हैं, उनकी अपनी खुद की रिडक्शन हो रही होती है. तो लेट्स लुक एट इट फ्रॉम द इक्वेशन. MnO2 के अंदर जो Mn है उस पे क्या चार्ज होगा? ठीक है. Mn पे क्या चार्ज होगा बेटा? एक O पे -2 चार्ज होता है. तो बिकॉज ऑफ O2 द टोटल ऑक्सीडेशन चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O over here would be -4. तो Mn over here should be +4. ठीक है. एंड आफ्टर द रिएक्शन वी कैन सी Mn इज राइट हियर. ठीक है. और यहाँ पे Cl2 की वजह से आपके पास टोटल चार्ज -2 होगा, तो Mn का टोटल चार्ज +2 होगा. यू कैन सी दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट हैज डिक्रीज्ड. ऑक्सीडेशन स्टेट हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम +4 टू +2. ठीक है. Someone's here. सही. तो उसकी खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, वो खुद क्या हो गया? रिड्यूस हो गए. ठीक है. नाउ ऑन द अदर हैंड इट विल हु अंडरगो रिडक्शन देमसेल्व्स एंड सेकंड पार्ट क्या होता है? ऑक्सीडाइज अदर species. ठीक है. Oxidize other species. They will oxidize something else in return. For example, if you look at this Cl and Cl, ठीक है, H is +1 charged, Cl is -1 charged. इधर Cl2 बनते हुए क्लोरीन जो है 0 चार्ज है. ठीक है. तो इफ यू ऑब्जर्व क्लियरली एंड क्लोजली, ठीक है, आपको ये दिखेगा कि जो Cl है, जो Cl है वो -1 से 0 यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया. वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया. और ये आपका रिड्यूस हो गया Mn. ठीक है. सही है. तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as it increases the oxidation state of Cl from -1 to 0 while getting oxidized itself, while getting oxidized itself. This is how you will go about answering this question. Okay. Next question says, state what you would observe during this reaction. What you would observe. Now, observation is something that comes from द इक्वेशन इटसेल्फ. ठीक है. इक्वेशन को आप देखते हैं. ठीक है. और इक्वेशन के अंदर कोई ऐसी चीज होते हुए आपको नजर आ रही होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज दिख रही होनी चाहिए कि जिसकी आप ऑब्जर्वेशन लिख सकें. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के अंदर पहले एक सॉलिड और एक एक्वस यानी एक सॉल्यूशन एंड एक सॉलिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. एंड द सॉल्यूशन एंड सॉलिड आर रिएक्टिंग टू फॉर्म अनदर सॉल्यूशन, वाटर एंड अ गैस. ठीक है. तो द गैस वाज नॉट हियर बिफोर. तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि क्या चीज ऐसी ऑब्जर्वेशन में नजर आ रही हो सकती है? एफरवेसेंस. ठीक है. यू कैन इवन गो वन स्टेप फर्दर. स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर दैट क्लोरीन इज द पेल ग्रीन गैस. सो वी कैन से effervescence, effervescence of a
pale green gas is observed. ठीक है, the effervescence of a pale green gas is observed. This should be how you answer. ठीक है, the next question says the halogens chlorine bromine and iodine are all volatile elements. तमाम halogens जो हैं chlorine bromine iodine वो सब volatile elements हैं. State and explain the trend in volatility down group 17. ठीक है, group 17 का आपको ट्रेंड बताना है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ वॉलेटिलिटी. डू दे बिकम मोर वॉलेटाइल डाउन द ग्रुप या डू दे बिकम लेस वॉलेटाइल डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट वॉलेटाइल इज, राइट. व्हाट इज वॉलेटाइल, ठीक है, या व्हाट इज वॉलेटिलिटी. सही है, तो व्हाट इज वॉलेटिलिटी, a simple way of explaining it is ease of turning into vapor. Ease of turning, oops sorry, ease of turning into VAPO you are vapor. ठीक है, that is volatility का trend. ठीक है, um, now there is asking to state and explain the trend in volatility in group 17. ठीक है, तो ease of turning into vapor, तो trend तो वैसे क्या है कि volatility decreases down the group. ठीक है, तो volatility decreases down the group. You and I both know that chlorine amongst bromine and iodine is most volatile, right? Then bromine and then iodine is least volatile. Yani कि as we go down the group, the volatility decreases. ठीक है, वो गैस नहीं बनते इतनी आसानी से. और ऐसा क्यों है? नाउ दिस इज अ 3 mark question, so you can't just say volatility decreases down the group full stop and expect to get 3 marks. What do you need to explain over here? You have to explain why the volatility down the group is decreasing. All right, so the reason why volatility would be decreasing is it's getting harder for the molecule to become gas, right? The molecules are not becoming gases as easily. Now, why would the molecules not be becoming gases as easily? Maybe because the intermolecular force of attraction are getting stronger. Which kind of intermolecular forces of attraction exist between halogen molecules? You would say ID forces, right? Instantaneous dipole, induced dipole forces are the forces, are the intermolecular forces that exist between halogen molecules, right? So, for example, a molecule of chlorine is attracted to another molecule of chlorine by ID forces, right? ID forces, that's what holds them together, the intermolecular force of attraction of all halogens or all diatomic molecules. तो जैसे जैसे एटम का साइज, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है, the ID forces increase because of the increased electron cloud. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि as you go down the group, the size of halogen molecules increases, which increases their ID ID forces, hence increasing the intermolecular forces of attraction, making molecules less volatile, making molecules less
volatile. All right, that is how the molecules will become less volatile. ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो है molecules less and less volatile होते जाएंगे because their ID forces are increasing. ठीक है, their ID forces are increasing. ठीक है, if anyone has any question you can turn your mic on and ask. ठीक है, that is how it will work. ठीक है, the next question goes के क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शन ड्यूरिंग मैनी केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, क्लोरीन जो है वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन करता है ड्यूरिंग मैनी केमिकल रिएक्शंस. राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद कोल्ड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. एक्सप्लेन why it is a disproportion reaction. ठीक है, तो ये disproportion reaction क्यों है ये भी आपको explain करना पड़ेगा और equation भी लिखनी पड़ेगी. This is something that is repeated from your notes. ठीक है, आप याद करके भी गए हो सकते थे. It is very simple बेटा. देखिए क्लोरीन जो है Cl2 it will react with NaOH. ठीक है, it will react with NaOH and it will produce two products. What are the two products that it will produce? एक तो product आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. ठीक है, एक सॉरी एक प्रोडक्ट तो आपको पता है कि NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है. ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? यूजुअली दूसरा प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड बनता है NaClO. राइट, दिस इज मेंशन्ड एंड अलोंग विद दीज प्रोडक्ट्स H2O इज प्रोड्यूस. ठीक है, तो मतलब एक OH और एक खाली H मिलके H2O भी बना देता है. ठीक है, द इक्वेशन सीम्स टू बी कंप्लीटली बैलेंस्ड. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. ठीक है, so there is a definition of a disproportionation reaction in your syllabus. And what is the definition of a disproportionation reaction? A disproportionation reaction is a chemical reaction in which the same species getting oxidized and reduced. ठीक है, the same species is getting oxidized. The same species SPECIE species जो कि कौन है Cl2 is getting oxidized as well as रिड्यूस. ठीक है, सेम स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है साइमल्टेनियसली. ठीक है, वी कैन आल्सो से साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड साइमल्टेनियसली. ठीक है, so it is getting oxidized and reduced simultaneously. Now the next question. One of the products of the reaction of chlorine with hot aqueous sodium hydroxide differs from those in C part 1. Identify the compound that is formed in this reaction that is different from that formed in the reaction in C part 1. ठीक है, तो C part 1 के अंदर जो कंपाउंड्स बने हैं उसके अलावा जब आप हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो तो कुछ और बनता है. तो बेटा NaCl हमेशा कांस्टेंट है, H2 हमेशा कांस्टेंट है. इफ यू यूज कोल्ड aqueous sodium hydroxide you get NaClO. ठीक है, if you use hot concentrated aqueous sodium chloride नोट्स में लिखा हुआ है आपके पास क्या बनता है NaClO3 बनता है. ठीक है, you get NaClO3. तो NaClO3 आपके पास जो है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर बनता है और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड. ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन योर ग्रुप 17 वाला चैप्टर. ठीक है, ग्रुप 17 वाला जो चैप्टर है जो हैलोजेंस के बारे में, उस चैप्टर के अंदर ये बात मेंशन्ड है. State and explain the use of chlorine in water purification. This is also present in the chapter group 17. ठीक है, अगर एग्जैक्ट वर्डिंग हम लोगों को देखनी है तो हम वहीं से ही चल के देख लेते हैं. ऑलराइट, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 17 के अंदर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के नाम से जो टॉपिक है आई बिलीव यहीं पे ये देखें. पहले तो क्लोरीन का कोल्ड अल्कलाई के अंदर व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ठीक है, एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद हॉट अल्कलाई, सही है, it when it reacts with sodium hydroxide in hot conditions it produces sodium chlorate and water. ठीक है, NaClO3 बनाता है when it is reacting with hot alkali and when it is reacting with cold alkali it produces NaClO only. ठीक है, this is things you have to remember.
Now, chlorine in water purification, right here, we have to tell the role of chlorine in water purification. So it is very easy. Uh, Reaction of chlorine in water is a disproportionation reaction in which chlorine gets both oxidized and reduced. That is, well, something you can write or not, but the most important thing is when chlorine reacts with water, it produces hydrogen chloride and हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, मतलब क्लोरिक एसिड. सही है. It produces hydrochloric acid and chloric acid. So chloric acid, which is HClO, sterilizes water by killing bacteria. Chloric acid can further dissociate to form ClO minus. Basically, वो acidic nature का होता है, is what they're trying to say. Is also acts as a sterilizing agent, cleaning the water. ठीक है. तो यही बातें हम लोगों को बेटा इसमें लिखनी होंगी. तो लेट्स आंसर इट दैट वे. ठीक है. तो क्लोरीन reacts with water to produce chloric acid, which acts as a strong sterilizing and antiseptic agent, killing all microorganisms in water, killing all microorganisms in water. All right, this is how you have to answer this question. उसके बाद next question लिखा हुआ है, under certain conditions chlorine undergo free radical substitution reaction with ethane. Exactly. And what are those certain conditions they have asked? So the condition is very simple. It is always the same thing. Chlorine turns into a free radical in the presence of UV light. Say so the first thing is you need UV light. That is the um, condition. ठीक है. Then we have write down the overall equation of for this free radical substitution reaction. Is free radical substitution reaction की they are asking us for the complete equation. So we want to see the reaction of ethane and chlorine in presence of sunlight. ठीक है. तो ethane, if you remember, ethane का formula बेटा, the formula of ethane should be C2H6, right? When C2H6 will react with chlorine, ठीक है, सही है, in the presence of UV light, ठीक है, you should see a substitution reaction taking place. One hydrogen should be substituted with one chlorine. ठीक है. तो the product should become C2H6 की जगह H5, एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह पे एक क्लोरीन आ गया, C2H5Cl. और Cl2 की जगह HCl हो गया क्योंकि क्लोरीन की जगह हट के दूसरा हाइड्रोजन आके उससे लग गया. The overall equation is this. But you and I both know that this reaction doesn't happen directly. This reaction involves three steps. This reaction involves three steps: initiation, propagation, and termination, right? First, the chlorine forms free radicals. That is the initiation step. Okay? The chlorine forming free radicals is the initiation step. And then once chlorine has formed free radicals, तो फिर free radicals का आपस में react करके मजीद free radicals बना देना. Further formation of free radicals is step 2, which is propagation. Propagation means the reaction is continued further. Okay? And then step 3 is termination. In termination, two free radicals react to form a normal compound, no more radicals. ठीक है, तो radicals खत्म हो रहे हैं. तो इसके थ्री स्टेप्स भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं. अभी तो खैर एक ही पूछा हुआ था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, कंप्लीट द टेबल टू गिव डिटेल्स ऑफ टाइप ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर शोन बाय सम ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स. ठीक है, तो पीरियड 3 एलिमेंट्स के कुछ ऑक्साइड्स के आपको जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखना है, बॉन्डिंग वगैरह लिखनी है. ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग शुड इट हैव? तो बॉन्डिंग तीन ही किस्म की है बेटा आपके सिलेबस में. आयोनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग या मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक है, आयोनिक, कोवेलेंट या मेटालिक, उनमें से ही कोई ये होंगी. तो सोडियम ऑक्साइड इज अ मेटल जॉइंट विद अ नॉन मेटल, दिस शुड बी आयोनिक बॉन्डिंग. ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सिमिलरली शुड आल्सो बी ionic bonding. Aluminum oxide should also be
आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है, सही है, वी नो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज आयोनिक बॉन्डिंग. SiO2 इज नॉट ionic bonding, this is covalent bonding, ठीक है, this is covalent bonding. And SO3 is also covalent bonding, right? Now if we talk about the structure, ionic compounds have a giant structure, giant, ठीक है, तो all ionic compounds should have a giant structure. This is also a giant structure and this is also a giant structure. How can I reinforce the fact that these are giant structures? Because they have high melting point, boiling point, sorry, they have high boiling points, ठीक है, तो ये giant ionic structures हैं. Now silicon dioxide is a covalent structure but it also has a high boiling point. This is proof that silicon dioxide, SiO2 या silicon 4 oxide is also a giant covalent structure, ठीक है. अब SO3 की जब बारी आई उसका boiling point कम है. This guy is the only simple covalent structure, this is simple covalent structure. Now the question is explain why boiling point of SiO2 is much higher than boiling point of SO3. तो SiO2 का boiling point much higher क्यों है और SO3 का much lower क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप explain करोगे bonding in SiO2 तो आप बोलोगे कि SiO2 has a giant covalent lattice structure, ठीक है. इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे. दिस इज एन ओ लेवल IGCSE लेवल का क्वेश्चन, ठीक है. यू गोइंग टू से कि SiO2 has a giant covalent lattice structure with each silicon atom bonded to 4 oxygen atoms while each oxygen atom is bonded to 4, sorry, not 4, 2, 2 silicon atoms by very strong covalent bonds. फुल स्टॉप. सही है. तो ये हो गई एक बात. दूसरी बात, SO2 जो है उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं. ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड SO3 has a simple molecular structure with very weak intermolecular forces of attraction, ठीक है. तो द मेजर डिफरेंस दैट वी हैव मेंशनड ओवर हियर इज दैट SiO2 के अंदर, इन SiO2 द bonding and structure is a giant network and everything is a covalent bond, and covalent bonds, as you know, are the strongest. But SO3 has a simple molecular structure, there is no network of atoms, okay? And the molecules are only held by weak intermolecular force of attraction. If you wanted to further tell them which intermolecular force of attraction it was actually permanent dipole. Why would it be permanent dipole forces? Because SO3 is made up of two atoms with different electronegativities. ऐसे ही मौकों पर permanent dipole forces originate कर रही होती हैं. Anyways, next question लिखा है Al2O3 is an amphoteric oxide. Explain what is meant by the term amphoteric. Use chemical equation to illustrate your answer. So they've made the question difficult by adding the concept of using chemical equations. Well,
it is very good that you guys should know the chemical equations. ठीक है, it's an easy question. First of all, amphoteric, the term amphoteric has the term ampho inside it, right? The term ampho, ampho in chemistry or science actually means dual nature, right? Amphoteric, ampho means dual nature. तो amphoteric oxides कौन होते हैं? Oxides which can react, oxides which can react with both acids and bases, full stop. मिसाल के तौर पे aluminum oxide can react with phosphoric acid H3PO4, ठीक है, and produce aluminum phosphate, ठीक है, Al PO4 plus water H2O, ठीक है. To balance the equation, we'll put a 3 over here, a 2 over here and a 2 over here, ठीक है. ये हो गया आपका अल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉस्फोरिक एसिड से रिएक्शन. सर कोई भी रिएक्शन लिख सकते थे हम, तो कोई भी एसिड चूज कर सकते थे जी. मेरे दिमाग में फॉस्फोरिक एसिड आया, मैंने फॉस्फोरिक एसिड यूज कर लिया. वी कुड लिटरली वर्चुअली यूज एनी एसिड ओवर हियर. Similarly, we could use any alkali over here, ठीक है. Aluminum oxide reacting with alkali. I'd like to choose the strongest alkali, NaOH, ठीक है, is one of the strongest alkalis that is available. आप NaOH से जब इसका रिएक्शन कराते हो तो आपके पास जो है सोडियम और यहाँ पे जो ना अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की एक बेसिकली एक आयोनिक मतलब वो बनता है, पॉलीएटॉमिक आयन बनता है, ठीक है. एंड द वे द प्रोडक्ट फॉर्म्स इज सोडियम aluminum OH होल टाइम्स 4, ठीक है. सही है. सोडियम अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सही है. ये सॉल्ट आपके पास बनती है कंबाइंड इन दोनों की, ठीक है. सही है. एंड इक्वेशन बैलेंस नहीं है. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगेगा. जब यहाँ पे 2 लगेगा तो 2 अल्यूमिनियम हो गए, ठीक है, और 2 सोडियम हो गए और 4 OH हो गए. तो आई बिलीव के यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है. एंड Al2O3 इक्वेशन अभी भी बैलेंस नहीं हुई हुई होगी, ठीक है. तो इन दिस वी आर गोइंग टू हैव टू ऐड वाटर. तो किस साइड पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम है? लेट्स सी. 3 and 2, 5. 5 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं यहाँ पे. 5 ऑक्सीजन मौजूद हैं यहाँ पे. एंड ओनली 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं यहाँ पे. और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन मौजूद हैं एंड 8 ही ऑक्सीजन मौजूद हैं, ठीक है. तो अप्रोक्सीमेटली 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कम है, 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम है, ठीक है. तो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कम होने का मतलब है कि हम लोग +H2O करेंगे और उस पे यहाँ पे 3 रखेंगे, ठीक है. मैंने पुट 3 ओवर हियर. नाउ लेट्स सी. 3 ऑक्सीजन्स, 2 ऑक्सीजन्स, 5 ऑक्सीजन्स एंड 3 1s are 3. तो 5 + 3 8 ऑक्सीजन्स, ठीक है. अच्छा, दोनों तरफ 8 8 ऑक्सीजन हो गए और हाइड्रोजन्स 2 और 3 2s are 6. 2 + 6 8 हाइड्रोजन्स भी हो गए, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट, ठीक है. इफ यू डिड नॉट बैलेंस इट देन व्हाट वुड हैपन? अगर आपने बैलेंस नहीं किया होता तो कोई मसला नहीं है. विदाउट बैलेंसिंग इट इज ऑल्सो फाइन. आप बगैर बैलेंस किए भी इस इक्वेशन को छोड़ सकते थे. um, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्टेट व्हाट यू वुड ऑब्जर्व व्हेन अ स्मॉल सैंपल ऑफ Na2O इज प्लेस्ड इन वाटर. जब Na2O को आप जो है वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? बेटा कुछ भी नहीं होगा. सोडियम की सॉल्ट है तो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है. तो इट विल डिसॉल्व गिविंग ए कलरलेस अल्कलाइन
सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, वो पानी में डिसॉल्व होकर कलरलेस अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेलेनियम इज अ ग्रुप 16 एलिमेंट विच शोज सिमिलर केमिकल रिएक्शंस टू सल्फर। सेलेनियम reacts with fluorine to form SeF6 molecule. Predict the shape of a molecule of SeF6, ठीक है। तो प्रिडिक्शन ऑफ शेप्स के लिए आपको मैंने सिखाई थी कुछ बातें, और आपको सिर्फ ये देखना होता है कि एक मॉलिक्यूल के पास, सेंट्रल एलिमेंट के पास कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड्स हैं। अब अगर हम SeF6 देखें, तो Se जो है ग्रुप 6 का है, ठीक है, और वो 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, वो 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। SeF6 is made by selenium joining to 6 फ्लोरीन्स, ठीक है। उन 6 फ्लोरीन से सेलेनियम कैसे ज्वाइन हुआ होगा बेटा? समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है 6 की 6 फ्लोरीन ज्वाइन हुए हो सकते हैं टू वन सेलेनियम। सही है। अब अगर आप सेलेनियम को गौर फरमाएं, उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिकॉज इट इज इन ग्रुप 16, एंड दो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड विद ऑल दीज 6 फ्लोरीन एटम्स, यानी कि इट हैज नो लोन पेयर्स। नो लोन पेयर्स एंड 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स spells out only one type of shape, and that is octahedral, ठीक है। And how do I know octahedral? Because it has 0 lone pairs and 6 covalent bonds, ठीक है। तो 0 lone pairs हैं बेटा और 6 covalent bonds, and that proves that it is going to be octahedral. Now let's look at the next question. The most stable oxide of selenium is SiO2. Gaseous SiO2 reacts to form a solid polymer as shown in the reaction. One Se double bond O is replaced by two Se single bond O to form a पॉलीमर, ठीक है। एसी डबल बॉन्ड ओ जो है वो एसी सिंगल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाता है। द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एसी डबल बॉन्ड ओ इज 514 किलो जूल्स पर मोल। यूज दीज डाटा टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल ऑफ एसीओ। तो बेटा मुझे आप लोगों में से कोई एक की हेल्प चाहिए होगी कैलकुलेटर के साथ, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। देखें, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पुराना बॉन्ड है और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नया बॉन्ड है, ठीक है। सही है। तो वी हैव बीन टोल्ड दैट इन रिएक्शन वन, why did my pencil shut down? We have seen that in the reaction one Se double bond O, say one Se double bond O is replaced, यानी ये क्या है, ये आपका ओल्ड बॉन्ड है। ये क्या है आपका, ये आपका ओल्ड बॉन्ड है, बाय टू Se सिंगल बॉन्ड O, ये आपका क्या है, न्यू बॉन्ड है, राइट। ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड चाहिए होती है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड, यहाँ पे गिवन है कि SeO को तोड़ने के लिए 514 किलो जूल चाहिए। आपको टोटल एक ही ओल्ड बॉन्ड तोड़ना है, और वो कौन सा है, वन Se डबल बॉन्ड O, यानी कि 1 टाइम्स 514, ठीक है। 1 टाइम्स 514 किलो जूल्स पर मोल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, +514, ठीक है। अच्छा जी, एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन में बेटा कितनी एनर्जी रिलीज होगी,
तो you should know that the new bond that is forming are two Se single bond O bonds, right? तो two SeO bonds हैं, right? We don't know this, we don't know this, ठीक है? तो is equals to 2x, is equals to 2x, right? And we can say that this value of x would actually be in minus. This total value would be in minus, right? ये पूरी की पूरी value total minus होगी because energy release is always written with a minus. ठीक है? अब हमें ये पता है कि we want to calculate out this value of x, right? We want to calculate out this value of x, bond enthalpy. We don't know that yet, ठीक है? But we do know that the delta H is this, all right? तो हम ये बोलेंगे कि delta H is equals to bond breaking energy plus bond forming energy, ठीक है? delta H is total energy और एंथैल्पी चेंज, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, सर व्हाई डू वी यूज अ प्लस ओवर हियर? बिकॉज हम नेचुरली ऑलरेडी माइनस लेके चल रहे होते हैं, ठीक है? दिस विल बिकम अ माइनस, डोंट वरी अबाउट इट. तो इट विल बिकम प्लस 514 प्लस ब्रैकेट माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 346, ठीक है? सही, अच्छा. तो दिस बिकम्स माइनस 346 इज इक्वल्स टू प्लस 514 -2x. ये -2x उधर जाके प्लस हो जाएगा, -346 इधर आके माइनस प्लस हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 2x इज इक्वल्स टू प्लस 514 प्लस 346. व्हाट इज द वैल्यू बेटा? x इज इक्वल्स टू 514 प्लस 346, 514 प्लस 346 डिवाइडेड बाय 2. एनीवन विद द आंसर? डज एनीवन नो किसने कैलकुलेट किया है? 430. 430. ऑल राइट, बिल्कुल. आई थिंक 430 के आसपास ही आना चाहिए. 500 एंड 300 इज 800, डिवाइड बाय 2 इज 400. तो दिस शुड बी क्लोज टू 430, ठीक है? दिस शुड बी क्लोज टू 430. Always remember, when you write the bond enthalpy, you do not write it with a negative sign. You always write the bond enthalpy with a positive sign, ठीक है? I hope that makes sense. Now the next question. SeO2 shows similar chemical reaction to SO2, So ठीक in है? the previous question, isn't there just one SEO bond? In the previous question, isn't there just one SEO bond? In the previous question, there is exactly what you can see is a single SEO bond. But from the memo, from the information that is going on, देयर आर टू एसईओ बॉन्ड्स, ठीक है? तो उन्होंने बोला है कि एक एसईओ बॉन्ड टूटता है तो दो एसईओ बॉन्ड बनते हैं, ठीक है? अब इस डायग्राम के अंदर आपको दो एसईओ बॉन्ड बनते हुए दिख इसलिए नहीं रहा बिकॉज दे हैव ड्रॉन अ रिपीट यूनिट. इफ यू वांट टू सी हाउ इट वुड लुक लाइक, दिस इज काइंड ऑफ लाइक एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है? बट एडिशन पॉलीमराइजेशन तो हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते थे, राइट? तो इट वुड लुक लाइक दिस. इट वुड लुक लाइक एस ई डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड, दोबारा से यहाँ पे एस ई आ जाएगा जो कि डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड, दोबारा से एस ई आ जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Do you see the new bonds that are formed? These bonds, right? So these are two new bonds that are formed every time. Every repeat unit has these two new bonds being formed, and every repeat unit has a double bond being broken. ठीक है? तो only the double bond breaks and the two new bonds are formed. यही हम लोगों ने इस डायग्राम में भी प्रूफ किया है और यहाँ पे कैलकुलेशन में भी प्रूफ किया, ठीक है? तो यू कैन सी टू बॉन्ड्स क्लियरली. बस उसके आगे रिपीट यूनिट कंटिन्यू नहीं हुआ तो ऐसा लग रहा है कि देर इज नो एनी एक्स्ट्रा बॉन्ड. कोई मसला, परेशानी, दुख, तकलीफ? आई होप नॉट, ठीक है? Yes, sir. Next question says, suggest an equation to show the reaction of SeO2 with aqueous sodium hydroxide NaOH. अगर SO2 की तरह ही SeO2 react करता है तो how would it react with sodium hydroxide? You should know कि SO2 is an acidic ऑक्साइड, ठीक है? और SO2 कैसे रिएक्ट करता है बेटा? अगर SO2 को H2O दे दिया जाए तो वो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बन जाता है, राइट? इसी तरह से if we are saying that it follows, if it follows
SeO2 follows SO2, then it would do the same kind of thing, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि NaOH प्लस SeO2 अगर लिख दिया जाए तो what will be the products formed? Now you should remember that this is an alkali and this is an acidic oxide. Alkali and acidic oxide yani alkali and acid produce salt and water. Now what will be the formula of the salt and what will be the water that is produced? तो the answer is very simple. देखें पहले हमेशा याद रखें कि sodium hydroxide will always be brought in an aqueous state, meaning there is water molecules over here, ठीक है, सही है। But with that being said, SeO2 जब एसिडिफाई हो जाएगा तो वो क्या बना देगा, काइंड ऑफ लाइक सल्फ्यूरस एसिड, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस H2SeO3, राइट। ठीक है। जब इससे हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, जैसे इससे बनेगा प्लस NaOH, राइट, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और उसकी जगह पे सोडियम लग जाएगा Na2SO3, राइट, बिकॉज SO3 इज अ -2 आयन। ये सारी बातें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको इसी तरह से फॉलो करेगा ये, अगर इसके साथ NaOH लगा तो इट विल फॉलो द सेम पैटर्न, यानी कि Na2SeO3, राइट। तो दिस इज द कंपाउंड दैट विल फॉर्म Na2SeO3 प्लस साथ में वाटर मॉलिक्यूल हमेशा बनता है, ठीक है। Na2 का मतलब है कि यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जब हम 2 लगाएंगे तो क्या टोटली इक्वेशन बैलेंस हो गई, लेट्स सी, 2 1s are 2 एंड 2, दैट इज 4 ऑक्सीजन्स, यहाँ पे 3 एंड 1, 4 ऑक्सीजन्स, ठीक हो गया, सही है। उसके अलावा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 सोडियम है, यहाँ पे भी 2 सोडियम और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक एसी है, यहाँ पे भी एक एसी, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली बैलेंस नाउ, ठीक है। तो 2NaOH प्लस SeO2 gives Na2SeO3 एंड H2O, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सोडियम सल्फाइड, बट आई डोंट नो व्हाट Na2SeO3 विल बी कॉल्ड, ठीक है। तो Na2SeO3 सेलिनियम था ना, तो पता नहीं सेलिनाइट कहला सकता होगा, आई बिलीव, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। एनीवेज, लुकिंग एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड ऑयल इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट आर यूज्ड एज फ्यूल्स। क्रूड ऑयल जो है वो नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है जो कि फ्यूल्स के तौर पे यूज की जाती है। हाइड्रोकार्बन्स विद लो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास MR आर यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्री, in the home, and for transport. There is a high demand for hydrocarbon with low molecular mass. Name the process by which long chain hydrocarbons are broken down into shorter chain hydrocarbons. ठीक है। You guys are free to answer the question that you like. अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर आता हो तो you guys can chime in and answer as well. That is good. ठीक है। बहरहाल इसका आंसर क्रैकिंग है। Cracking is the process by which we break down large chain hydrocarbon molecules into smaller alkanes and alkenes, ठीक है। large chain alkanes broken down into smaller alkanes and alkenes is cracking, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्रैकिंग जो है उसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है, डज एनीवन नो व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर क्रैकिंग? द कैटलिस्ट वी यूज फॉर क्रैकिंग, नो वन। द क्रैकिंग कैटलिस्ट इज अल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। क्रैकिंग होनी चाहिए, क्रैकिंग होती है, और क्रैकिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ अल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हीट, ठीक है। यू प्रोवाइड दीज कंडीशंस तो क्रैकिंग होती है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिव वन रीजन व्हाई हाइड्रोकार्बन्स विद लो एमआर आर सुटेबल फॉर यूज एज फ्यूल्स। बिकॉज lower the MR, smaller the chain is lower, lesser the carbon content, greater the flammability, right? Those are the trends that we compared with one another. कार्बन चेन जितनी छोटी होती है, जितना मॉलिक्यूलर मास कम होता है, फ्लेमेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो low MR carbon chains are more flammable, ठीक है। जिनकी कार्बन चेन्स की मॉलिक्यूलर मासेस कम होते हैं, इसका मतलब वो कार्बन चेन साइज में छोटी होती हैं, और जितनी ज्यादा वो छोटी होंगी उतनी ज्यादा वो इजीली फ्लेमेबल और कंबस्टेबल होंगी, ठीक है। उनका कार्बन कंटेंट उतना कम होगा, वो उतना कम स्मोक प्रोड्यूस करेंगी, उतना कम सूट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। एनीवेज, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट combustion of hydrocarbons can release carbon monoxide CO into the atmosphere.
Write an equation for formation of CO from the incomplete combustion of butene. I don't understand how they've made this question so easy. Uh, एक मार्क का ये बहरहाल इसी वजह से एक मार्क का because they've told you everything. Sorry. Incomplete combustion और combustion is when oxygen reacts. ठीक है. Incomplete combustion is when there is lack of oxygen, scarcity of oxygen, मतलब shortage of oxygen, oxygen कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होता है और साथ में क्या बन रहा होता है, वाटर बन रहा होता है. ठीक है. To balance the equation, you will put a 4 over here because C4 है and 8 hydrogens है, so you will also put a 4 over here. So I think you'll put a 4 over here because 8 oxygens हो रहे हैं उस तरफ. ठीक है, तो the equation is now balanced as well. The next question says identify as an analytical technique that can be used to monitor the levels of CO in the atmosphere. Outline how this analytical technique may be used to monitor the levels of CO. ठीक है, तो कोई एनालिटिकल टेक्निक बताएं जिससे हम लोग जो है सीओ को मॉनिटर कर सकें हवा के अंदर. तो बेटा एनालिटिकल टेक्निक्स तो दो ही पढ़ी आपने, एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एक आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोगों को बॉन्ड का पता चलता है. सीओ में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CO2 में भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है. सीओ की आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कभी भी डिटर्मिनेशन कर ही नहीं सकते. लेकिन सीओ का मास जो है वो 28 है और कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है वो 44 है. तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे, अगर आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री करेंगे तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में देयर इज अ चांस कि you will be able to identify CO because of its different mass. ठीक है. अम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं we can employ mass spectrometry on the sample and determine the percentage abundance, या खाली abundance बोलने कोई मसला नहीं है, the percentage abundance of CO in the test sample, full stop. ठीक है, तो this is very easy question. उसके बाद next question लिखा हुआ है thiophene C4H4S is an organic compound that is found as a contaminant in crude oil. ठीक है, construct the equation for complete combustion of thiophene C4H4S. Include state symbols in your answer as well. Okay, good. C4H4S लिक्विड है, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, ऑक्सीजन से हो रहा है. तो आपके पास कंबशन की वजह से क्या, कंप्लीट कंबशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता था, अगर आपको याद हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता था. राइट, ठीक है. अच्छा, ऑक्सीजन वुड बी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी गैस. वाटर पे कॉन्ट्रडिक्शन है, कभी कभी पास पेपर में लिक्विड लिखा होता है, कभी कभी पास पेपर में गैस लिखा होता है. द नेचुरल स्टेट ऑफ वाटर यूजुअली इज लिक्विड, तो हम यहाँ पे लिक्विड लिख लेते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट खत्म नहीं होगी बिकॉज देयर इज ऑल्सो सल्फर. सल्फर रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड भी बनाएगा, SO2 भी बनेगा, और ये भी क्या होती है, एक गैस होती है. ठीक है, सही है. नाउ टू बैलेंस द इक्वेशन यू विल नीड टू पुट अ 4 ओवर हियर because there are 4 carbons. ठीक है, and you'll need to put a 2 over here because there are 4 hydrogens. There is only one sulfur, तो इधर आपको बैलेंसिंग कुछ नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे 1 ही रहेगा. ठीक है. नाउ इफ यू काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन, 4 2s are 8 oxygens, 2 1s are 2 oxygen and 2 oxygen, तो 8 plus 2 plus 2 कितना होता है, 12 oxygens. तो to make 12 oxygens you'll need to put a 6 over here. ठीक है, तो there will be 6 oxygens on this side, and this is how you will write the complete combustion equation. The next question says a student carries out जी. तो ये ऊपर वाले पार्ट में एमएस में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखा है, तो हमने तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें क्या लिखा हुआ है, इंफ्रारेड लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा पार्ट। उसमें मार्किंग स्कीम में. अच्छा, तो उसके आगे कुछ लिखा हुआ है, इलेबोरेट करें. उसके आगे नेक्स्ट M1 M2 दिया हुआ है वेवलेंथ के ऊपर के, हम वेवलेंथ ऑल राइट, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई मेंशन कंपेयर नहीं है, करेंगे वेवलेंथ। मास स्पेक्ट्रोमेट्री का कोई मेंशन नहीं है. नहीं, M1 M2। ओके,
चलो सही है, इसको इसको फिर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करके बता दूंगा। इन माय ओपिनियन हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से सीओ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज सीओ ऑल्सो हैज द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CO2 ऑल्सो हैज द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो दोनों के पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने की वजह से सेम काइंड ऑफ ग्राफ बन रही होगी, यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन सीओ एंड CO2। तो दैट इज वाई आई एम्प्लॉयड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बट चलो सही है, कोई मसला नहीं है, विल लीव इट फॉर लेटर। फिलहाल अगला कर लेते हैं। The question says a student carries out an experiment to determine the enthalpy change of a combustion of C4H4S। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है enthalpy of combustion कर रहा है, C4H4S की enthalpy of combustion निकाल रहा है। Explain the meaning of term enthalpy change of combustion। What is enthalpy change of combustion? The definition, the absolute definition क्या होती थी enthalpy change of combustion की? Amount of energy released when 1 mole of a fuel is burned। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of a fuel is burned completely in presence of excess of oxygen। सही है। और अगर वो पूछ रहे थे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, तो यहाँ पे आप आखिर में लिख देते अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एनीवेज, हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे बाय दिस मेथड, जो कि कैलोरीमेट्री कहलाता है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, द स्टूडेंट यूजेस द फॉलोइंग apparatus इन द एक्सपेरिमेंट। कॉपर कंटेनर है, वाटर है, थर्मोमीटर है, फ्यूल बर्नर कंटेनिंग C4H4S। उसके बाद मास ऑफ वाटर इन कॉपर कंटेनर 200, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड in joules by the reaction, assume that 4.18 joule of heat energy changes the temperature of 1 centimeter cube of water by 1 degrees। ये जो definition लिखी हुई है ना, ये specific heat capacity है, right? This value therefore is the specific heat capacity C। ठीक है। अच्छा, जो आपका फॉर्मूला होता है एनर्जी रिलीज का, हीट एनर्जी रिलीज का, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है, राइट? Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है। ठीक है, तो Q बेटा आपको फाइंड करना है। मास आपको ग्राम्स में दिया हुआ है, 200 है। मास ऑफ वाटर इन कॉपर कंटेनर आपके पास 200 है। C की वैल्यू यू विल पुट 4.18 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर बेटा? The change in temperature would be the difference between the final and the initial, यानी कि क्या लिखा है? 37.5 माइनस 18.5, 37.5 माइनस 18.5। तो मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज टुगेदर, व्हाट विल यू गेट? कोई भी बच्चा कैलकुलेटर के साथ बराए मेहरबानी। 15884 joules. 15884 joules, all right? So you'll get 15,884 joules of energy being released during the reaction. Now the next question says the student used 0.63 grams of C4H4S in the experiment. Calculate the enthalpy change of combustion of thiophene delta HC C4H4S। Include a sign in your answer। तो वो बोल रहे हैं कि इस स्टूडेंट ने इस रिएक्शन के अंदर ओनली 0.63 ग्राम्स ऑफ C4H4S यूज किया था। ठीक है, सही है। तो अब डेल्टा HC क्या होता है? व्हेन 1 मोल ऑफ C4H4S इज हाउ मच एनर्जी इज 1 मोल C4H4S रिलीजिंग। ठीक है, यहाँ पर 0.63 ग्राम ने रिलीज करी है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? मोल्स ऑफ C4H4S in 0.63 ग्राम ऑफ, इन 0.63 ग्राम्स बस। सही है। अच्छा,
फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल इक्वल्स टू मास अपॉन एम आर। ठीक है, एम आर हमें नहीं पता, एम आर कैलकुलेट कर लेते हैं। एम आर जो है वो वैसे तो पीरियोडिक टेबल से कैलकुलेट होगा, ए लेवल्स के अंदर जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ डेसिमल प्लेसेस में भी होता है। अच्छा, डाटा बुकलेट प्रोवाइड होती है, पीरियोडिक टेबल जो है वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर नहीं होता, आपको एक डाटा बुकलेट प्रोवाइड होती है, ये रहा वो एडिशनल मटेरियल, उसके अंदर आपको पीरियोडिक टेबल भी मिला हुआ होगा। ठीक है, तो यूज दैट पीरियोडिक टेबल फ्रॉम ओवर देयर। बहरहाल फिलहाल जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, because the periodic table is not mentioned over here, let's just consider the values that we always consider। जैसे कि कार्बन की होती है 12, तो 12 टाइम्स 4, प्लस हाइड्रोजन की होती है 1, तो 1 टाइम्स 4, प्लस सल्फर की होती है 32, तो 32 टाइम्स 1। राइट, एड ऑल ऑफ देम टुगेदर, 48, 48 प्लस 4 इज 52, 52 प्लस 32, तो 82, 84, तो द एम आर शुड बी 84 इन माई ओपिनियन। आप लोग बाकी चाहो तो चेक कर लें, ठीक है। तो 0.63 divided by 84, right? What will be the answer? 7.5 into 10 exponent minus 7.5 into 10 exponent minus 3 mole, right? यही। ओके, यही आ जाओगी, चलो सही है। तो ये है मोल्स। तो अब आप एक यूनिटरी मेथड कर सकते हैं, एंड इन दैट यू विल राइट इट लाइक दिस। सो 7.5 into 10 to the power minus 3 is producing minus, कितना प्रोड्यूस करा था? 15,884, 15,884 जूल्स ऑफ एनर्जी, राइट? तो 1 मोल विल प्रोड्यूस एक्स, ठीक है, एंड देन यूल क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड देन यूल क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू 15,000 माइनस 15,884 divided by 7.5 into 10 to the power 3. What will be the answer? 2117866.6. 2117866.6 जूल्स, ठीक है। माइनस के साथ लिखेंगे हम, क्योंकि हम लोगों ने डेल्टा एच निकालना है ना, वो तो नेगेटिव ही होता है, और इसी वजह से मैंने ऊपर यहाँ पे भी नेगेटिव ही वैल्यू ली हुई है। अच्छा, यहाँ पे आंसर किलो जूल्स में बताना है, तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। डिवाइड बाय 1000 का मतलब डेसिमल प्लेस विल कम बैक बाय 4, राइट? ठीक है, यही वैल्यू है, विल कम बैक बाय 3, सॉरी, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 3 डेसिमल प्लेसेस पीछे आ जाएगा ना, तो डिवाइड बाय 1000, सही है। तो आंसर आ जाएगा -2117.8 किलो जूल्स, तो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर, -2117.8 किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा एच सी होगा इसका। आई होप दैट मेक्स सेंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3CCHO is used in synthesis of some antibiotics. Give the name of CH3 थ्राइस CCHO। तो इसके लिए नाम लिखने के लिए बेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस CHO मीन्स एल्डिहाइड है, ठीक है। तो कार्बन, और CH3 होल थ्राइस मीन्स 3 CH3 की ब्रांचेस हैं कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और यहाँ पे जो कार्बन है उससे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एल्डिहाइड बना हुआ है, ठीक है। सही है। अच्छा, तो इसका नाम रखने के लिए बेटा आपको चूज करनी पड़ेगी मेन चेन, एंड द मेन चेन इज दिस, राइट? ठीक है, दिस इज द मेन चेन, एंड देन दीज टू आर द ब्रांचेस, राइट? ठीक है, ये आपकी ब्रांच है। तो ये बेटा आपकी मेन चेन है, राइट?
और ये आपकी ब्रांच है। और अगर आप गौर फरमाएं, द ब्रांच इज एलोकेटेड ऑन द सेकेंड कार्बन। ठीक है, पहला कार्बन ये वाला होगा बिकॉज दैट इज वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज, एंड दिस विल बी द थर्ड कार्बन। सही है। तो सेकेंड कार्बन पे दो ब्रांचेस हैं आपके पास, तो इसका नेम कैसे रखा जाएगा? 2,2 डाई मिथाइल। सही है, दो मिथाइल ब्रांचेस हैं, 2,2 डाई मिथाइल। एंड देन यू आर गोइंग टू नेम द लॉन्गेस्ट चेन। मेन चेन जो है 3 कार्बन की है और उसमें एल्डिहाइड है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपानल। ठीक है, ये प्रोपेन 1 अल लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वी नो दैट एल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑन द फर्स्ट कार्बन। एल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑन द फर्स्ट कार्बन, हमेशा कोने वाले कार्बन पे होता है एल्डिहाइड। तो वी डोंट हैव टू मेंशन कि वेयर ऑन द चेन इज द एल्डिहाइड, आप खाली प्रोपेनल लिख सकते हैं। आई होप दैट मेक्स सेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम लेबल्ड विद एन एस्ट्रिक। एस्ट्रिक से ये कार्बन एटम को लेबल किया हुआ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के बहुत सारे आसान आसान तरीके होते हैं, यूजुअली हाइब्रिडाइजेशन ही पूछी जाती है। यू कैन सी दैट दिस कंपाउंड हैज 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड्स, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाउ डू आई हेल्प यू गाइस रिमेंबर इट? इफ देर आर 0 pi bonds, sp3 hybridization। ठीक है, if there is 1 pi bond, sp2 hybridization. If there are 2 pi bonds, then sp hybridization। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास 1 pi bond है, ये रहा वो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक पाई बॉन्ड होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, two reaction sequences are shown. All right, so this aldehyde is reacted with NaBH4. If you remember, NaBH4 was a reducing agent, ये याद करके जाना है। ठीक है, NaBH4 and LiAlH4 are reducing agents, they will reduce होगा तो वो यकीनन अल्कोहल बन जाएगा। बहरहाल उसके बारे में बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि दूसरी तरफ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा होगा, और उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये कंपाउंड बन रहा है यू। ठीक है, यू के अंदर आप आइडेंटिफाई करें बेटा, अगर ये चीज आइडेंटिफाई करें तो दिस लुक्स लाइक एन एस्टर बॉन्ड, राइट? दिस इज एन एस्टर, तो यहाँ पे एस्टर बन रहा है। बहरहाल ये सारी बातें समझने के बाद देखते हैं, रिएक्शन 1 इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन 1 इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर दिस रिएक्शन। तो रिएजेंट क्या है? एसिडिफाइड KMnO4 विद हीटिंग अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, आप कैसे प्रोवाइड करते थे ऑक्सीडेशन? आप हीट करते थे अंडर रिफ्लक्स, एसिडिफाइड KMnO4 एंड हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, तो जहां जहां ऑक्सीडेशन हमने देखी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, हम वहां पे रिफ्लक्स हीटिंग करके दे रहे होते थे। व्हाट इज हीटिंग अंडर रिफ्लक्स? व्हाट डज रिफ्लक्स मीन? रिफ्लक्स इज द unattended heating, unattended heating of volatile compounds for periods long period of time. What is long period of time? 2 hours टू 10 hours टू 1 day, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इस तरह से ज्यादा टाइम के लिए हीट करना, दैट इज कॉल्ड हीटिंग अंडर रिफ्लक्स। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज CH3 whole thrice CO2H is a solid at room temperature. B CH3 C double O2 CH2 whole twice CH3 is an isomer of A. B is a liquid at room temperature. Explain the difference in physical states of A and B with reference to any intermolecular forces that may exist. Very easy question. Very 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 easy question. देखें बेटा, यहाँ पे एंड में OH लगा हुआ है, राइट?
यहाँ पे एंड में OH लगा हुआ है, CH3 होल थ्राइस C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये जो O है ना, इस O के पास होता है लोन पेयर। दिस लोन पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये लोन पेयर रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। दूसरी बात आप लोगों को याद ही रखनी चाहिए बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड भी कौन से वाले हैं? सिंपल मॉलिक्यूलर है। ये यूजुअली लिक्विड्स या गैसेस ही होते हैं, कभी कभी सॉलिड्स भी होते हैं, लेकिन बहुत कम ही होते हैं, ठीक है। उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो ही होते हैं। तो उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो आपके पास वैन वाल फोर्सेस ही होंगी, राइट। यानी कि या तो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होगी, या परमानेंट डायपोल होगी। परमानेंट डायपोल में एक स्पेशल केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है, ठीक है। अच्छा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके लिए लाजमी है OH का होना या NH का होना, ठीक है। तो यहाँ पर OH मौजूद है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराएगा। बी के अंदर OH मौजूद नहीं है। अगर आप बी को गौर से देखें तो स्ट्रक्चर बी लुक्स लाइक दिस। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 होल ट्वाइस। अच्छा, तो CH2 CH3, ठीक है। ये आपके पास बी है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये बी है? नहीं, ये तो यू है। अच्छा, ये कुछ और ही है। अच्छा, तो ये एस्टर है आपके पास बेटा। अब इसके अंदर अगर आप देखें OH कहीं भी नहीं है, मतलब इस तरीके का OH नहीं है, तो इसके अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हुए नजर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, तो बिकॉज देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बी, दैट इज वाई उनकी फिजिकल स्टेट्स में डिफरेंसेस आ रहे हैं। इस वजह से उनकी फिजिकल स्टेट में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे, यहाँ पे यही सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा, कि कंपाउंड ए कंपाउंड ए कंटेन्स कार्बन, सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड which is responsible for hydrogen bonding, which is the strongest PD forces, stop, due to this high, अच्छा, हाँ सही, due to this strong intermolecular forces of attraction, A is solid, full stop. On the other hand, hydrogen bonding is absent in B, hence it hydrogen bonding is absent in B, hence it is liquid with low boiling point, with low melting point at room temperature and pressure RTP, full stop. Hope that makes sense. उसके बाद next question लिखा हुआ है, give the balanced equation for the reaction of CH3 whole thrice CCHO with NaBH4 to form S, ठीक है।
यूज H to represent the atoms of hydrogen provided by NaBH। बेटा इतना आसान सा सवाल है ये। लिखा हुआ है CH3 होल थ्राइस CHO प्लस रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, हमेशा याद रखना। कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं। और जो प्रोडक्ट आपकी बनेगी वो HO की जगह OH हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा CH3 होल होल थ्राइस ही रहेगा ये तो, ठीक है। सी, फिर आखिर में जो CHO है ना, अब इस पे 2 हाइड्रोजन ये मजीद और लग जाएंगे, CH2OH इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। CH2OH, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और मजीद ऐड हो जाएंगे स्ट्रक्चर के अंदर। फिर लुक एट वेयर इट इज यहाँ पे है ना, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सही है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग जाएगा, ठीक है, सही है। तो यू विल गेट द स्ट्रक्चर दैट लुक्स लाइक दिस। CH3 C CH3 CH3 C HOH, ठीक है। तो um, एक काम करते हैं, बल्कि हाइड्रोजन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि शो हो जाए कि ये हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, ठीक है, सही है। और ये बॉन्ड अब इससे बन गया, जो कि पहले डबल बॉन्ड था, इस डबल बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, सही है। तो दिस बॉन्ड इज नाउ विद द हाइड्रोजन, सही है। तो रिडक्शन इस तरीके से होती है, अल्कोहल इस तरीके से इसका बन रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अच्छा OH है ये, OH, ठीक है। Draw the structure of organic molecule T that reacts with A CH3 whole thrice CCO2H in reaction 2 to form U, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि T क्या होगा कि जिससे ये रिएक्शन किया होगा। तो बेटा ये जो एस्टर है ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस की वजह से बॉन्ड टूटता है, हमें बैकवर्ड्स जाना होगा। और हमारा जो कंपाउंड, जो इतना कंपाउंड होगा ना जिसकी हम मेनली बात करना चाह रहे हैं, we are going to try and talk about this part of the compound, ठीक है। we want to know what this part of the compound is, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं, सबको इरेज कर दो, ठीक है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये कौन होगा, क्योंकि टी तो इतना ही होगा, बाकी तो ये साइड जो है वो ये रही पूरी, ठीक है, सही है। तो व्हाट इज दिस कंपाउंड, तो इस कंपाउंड को अगर आप साइड पे इंडिविजुअली ले आए तो इट विल लुक लाइक दिस, O स्केलेटन स्केलेटन लाइक दिस। एंड ये बॉन्ड जब पहले नहीं एस्टर बना होगा तो यहाँ पे अल्कोहल का H होगा, राइट, यहाँ पे अल्कोहल का H होगा। अगर आपको पूरी इक्वेशन प्रॉपरली दिखाई जाए तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख सकती है। देखें बेटा, स्केलेटल स्ट्रक्चर में ये चीज जो है ये इस तरह से दिखती है, ये ये 3 CH3 हो गए। और उसके बाद आपके पास एक कार्बन और जुड़ रहा है, और उससे फिर जो कार्बन ज्वाइन हो रहा है उस कार्बन से 2 ऑक्सीजन ज्वाइन होंगे। एंड यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, जी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसका रिएक्शन होगा जब HO इससे, तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा, राइट। तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा, यूं कर सकते हैं हम, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करा दी हमने यू की, सही है। तो दे वांटेड अस टू राइट द स्केलेटल फार्मूला ऑफ टी, तो स्केलेटल फार्मूला ऑफ टी इतना आसान था, यू जस्ट हैव टू राइट
ठीक है, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टी बनाना है, दोनों तरीके से बना देंगे बेटा। पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर विल लुक लाइक अ वाई विद एन ओ एच ऑन वन साइड, ठीक है, एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? एच ओ सी सी एच थ्री और सी एच थ्री। ठीक है, अगर आप देखें तो बीच वाले कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं, तो मीनिंग इट हैज वन सी एच लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका जो है टी का स्ट्रक्चर होगा। अब कैटलिस्ट पूछा हुआ है बेटा, द रिएक्शन दैट दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाइड्रेशन, राइट। साथ में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है, राइट। साथ में आपके पास H2O वाटर मॉलिक्यूल भी बनता है। ऐसे रिएक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर यू ऑलवेज यूज सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट। आई होप दैट मेक्स सेंस। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y, and Z are all isomers of CH3 whole thrice CCHO. A summary of some reactions and properties of X, Y, and Z is shown in the table. Compound observation with 2,4-D and pH. ठीक है, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन DNPH होता है, अगर आप लोगों को याद ना हो। ठीक है, तो ये केमिकल टेस्ट है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर केमिकल टेस्ट। ठीक है, आपको बताना होगा कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है। बेटा देखें, कंपाउंड एक्स, कंपाउंड वाई और कंपाउंड जेड की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं। ठीक है, और उनकी इंफ्रारेड के अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बताए हुए हैं। 1750 1730 ये आईआर के अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम थे कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ के, कार्बोनाइल कार्बन के। ठीक है, और कार्बोनाइल कार्बन जब भी होता है तो 2,4-DNPH के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा होता है, और वो रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन आपका हमेशा ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बनवाता है। ठीक है, जो टैंक के कलर का टैंक टैंक जैसे दिखने वाले प्रेसिपिटेट्स होते हैं, ऑरेंज रेड पीपीटी बनते हैं आपके पास। सही है, ऑरेंज रेड पीपीटीज बनते हैं। आ, यहाँ पे भी बनेंगे यकीनन, यहाँ पे भी बनेंगे ऑरेंज रेड पीपीटी। ठीक है, क्योंकि ये सब के सब CHO के आइसोमर्स हैं। ऑलराइट, CHO के आइसोमर्स होने का मतलब ये था बेटा कि इनके पास कार्बोनाइल कार्बन मौजूद होगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई है? एक्स एंड वाई ईच कंटेन अ कार्बोनाइल ग्रुप। उन्होंने हमें बता भी दिया, वैसे वी कुड हैव गेस्ड। कंप्लीट द टेबल विद एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन फॉर रिएक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई विद 2,4-D and pH. Identify the functional group present in Y that causes the recorded observation with Fehling solution. Y के अंदर यहाँ पे भी रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है, जिसका मतलब क्या है कि Y क्या है बेटा? अगर if something gives a positive result of DNPH and then gives a positive Fehling's test, then it is an aldehyde. Then it is what? It is an aldehyde. So the functional group over here is the aldehyde. सही है, तो आपके पास यहाँ पे तो एल्डिहाइड होगा, बिकॉज एनीथिंग दैट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ 2,4-DNPH एंड देन आल्सो गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर फेलिंग्स टेस्ट इज एन एल्डिहाइड। ठीक है, गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर बोथ DNPH एंड फेलिंग टेस्ट। दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। ठीक है, एंड दिस वन, अगर वो पूछते थे एक्स क्या है, तो एक्स में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, बिकॉज कीटोन्स गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर DNPH बट दे डू नॉट गिव पॉजिटिव रिजल्ट फॉर phalanx। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है Y has a chiral center and exists as a pair of optical isomers. State what is meant by the term chiral center. Y का chiral center है। अच्छा, chiral center कौन होता है भाई? chiral center का मतलब होता है बेसिकली ऐसा कार्बन कि जिसके पास 4 डिफरेंट स्पीशीज ज्वाइंट हुई हैं। ठीक है, a carbon which is joined to 4 different atoms or
ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ वाई यूजिंग द conventional three dimensional representation. So we need to show the conventional three dimensional representation. पहले y का स्ट्रक्चर तो देखें। तो x, y and z are all isomers of CH3 whole thrice C CHO, ठीक है। और हमें पता है कि y एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड तो बेटा कॉर्नर पे ही CHO लेके बैठा होता है। तो दिस शुड बी दी आइसोमर, दिस शुड बी दी आइसोमर ऑफ, इसका आइसोमर बनाना है हमें, ठीक है। अच्छा, तो अगर तो वो एल्डिहाइड ही रह रहा है तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सी एच थ्री सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये पता है बेटा कि ये कार्बन तो कभी भी कायरल नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज अ डबल बॉन्ड। कायरल कार्बन के पास ऑल सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो इसको हम CHO करके ही लिख देते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, फिलहाल कोई कंपाउंड कायरल नहीं है क्योंकि ये कायरल इसलिए नहीं क्योंकि इट इज जॉइंट टू 3 CH3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ट्राई एंड डू दिस। इस CH3 को इस चेन में ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन छोड़ देते हैं, तो आइसोमर जो आपका बनेगा वो वन लेस ब्रांच का बनेगा, ठीक है। An isomer of this could look like this, C2H5, या फिर मैं चाहूं तो इस तरह लिख दूं, CH3 CH2 CH3H। तो मैंने CH3 जो है इधर इस चेन में इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन है और CH2 उधर चला गया। दिस इज हाउ यू कैन डू इट। तो आई कैन राइट दैट एज C2H5C CH3H and CHO। नाउ यू कैन सी कि जो आइसोमर बना है एल्डिहाइड का Y का, ये कायरल है। ये क्या है, ये कायरल है, राइट। दिस इज अ दिस इज अ कायरल कार्बन, राइट। तो अब इसकी आपको आइसो आइसोमेरिज्म करके दिखाना है इसका, ठीक है। आइसोमेरिज्म कैसे करेंगे, कायरल कार्बन का आइसोमेरिज्म करने के लिए आपको 3 डायमेंशनल भी बोला है उसने, तो आपको एक थिक और एक वो डॉटेड टाइप चीज बनानी पड़ेगी। खैर, सबसे सेंटर में तो आप क्या बनाएंगे, कायरल कार्बन बनाएंगे, ठीक है। सबसे सेंटर में आप क्या बनाएंगे, कायरल कार्बन बनाएंगे। अब उस कायरल कार्बन के बाद आप एक काम करें कि यहाँ पर आप बना दें एक, सही है, लाइक दिस। और दूसरा आप बना दें डॉट, ये बनाना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये दूसरा बॉन्ड बना दिया आपने, और बाकी 2 बॉन्ड्स आप यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है यूं कर लेते हैं और यूं हो जाते हैं, ठीक है, यूं हो जाते हैं। और इसको थोड़ा सा हम यूं कर लेते हैं और यूं हो जाते हैं, सही। अच्छा, अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स कहीं भी लगा दें, जैसे कि मिसाल के तौर पे आई कैन लीव द CHO ओवर हियर एंड आई कैन लीव द CH3 अप टॉप ओवर हियर, ठीक है। आई कैन हैव द हाइड्रोजन एंड द C2H5 शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑन दी अदर हैंड आपके पास क्या होगा, ऑन दी अदर हैंड आपको बिल्कुल इसका ऑपोजिट दिखेगा। बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्या दिखेगा आपको, आपको CHO अब इस तरफ दिखेगा और वो हो जाएगा OHC, ठीक है, एंड जॉइंट विद C एंड CH3, ठीक है। एंड अब यही चीज दोबारा बनानी पड़ेगी। दूसरी तरफ 3 2H5 एंड H, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका शो
कर देंगे। देन ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द आई थिंक दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। यस, तो टाइम तो अब हो गया बेटा, बट लेट्स ट्राई एंड कंप्लीट दिस, से सी इफ वी कैन। तो Z C5HNO has a branched carbon chain. It shows geometrical isomerism. Complete the table with the bond responsible for each of the principal absorption seen in the infrared spectrum of Z. Principal absorption 3200 से 3600, 3200 से 3600 जो होती है बेटा, वो कौन सी एब्जॉर्प्शन होती है? इट्स यूजुअली द हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, राइट, द अल्कोहल ग्रुप। ये मुझे याद है, आप लोगों को याद नहीं होगी तो आप लोगों को कोई मसला नहीं है, डाटा बुकलेट प्रोवाइड की जाएगी। आई डोंट थिंक आई हैव द डाटा बुकलेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है ओ एच फंक्शनल ग्रुप होता है, ये तो 100% है। ठीक है, एक काम करते हैं ना, नोट्स में डाटा, इससे रिलेटेड डाटा मौजूद होगा। एडएक्सेल के नोट्स में तो मौजूद है। Let me just show you guys from my Excel note because I was recently teaching a student and I saw it. सही है, तो ये इस तरह से आपके पास जो है लिखे हुए होंगे। तो देखें OH के आपके पास जो है OH के 3200 से 3750 होता है। आपके पास जो वहां पे रेंज लिखी हुई थी 3200 से 3600 थी। कोई भी और ऐसा नहीं है जिसका 3200 से 3600 हो। ओनली OH हैज दैट मच रेंज। ठीक है, तो दैट इज वाई मैंने उसको OH को टिक कर दिया था। अच्छा, उसके अलावा आपके पास कौन है? 1630। 1630 कौन होगा अब? ठीक है, तो लेट्स गो एंड लुक फॉर 1630। ठीक है, अम, तो अच्छा जी, तो 1630 जो है, एक तो C डबल बॉन्ड O के अंदर भी 1630 की थोड़ी सी आवाज है, सही है, और एक C डबल बॉन्ड C के अंदर भी है। ठीक है, अब बात ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि अभी अभी मैं ऊपर देख के आया हूँ कि दिस Z डज नॉट हैव अ कार्बोनाइल कार्बन। Z डज नॉट हैव अ कार्बोनाइल कार्बन। जेड के पास कार्बोनाइल कार्बन नहीं। ठीक है, इट डजंट हैव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट इज व्हाई इट्स नॉट रिएक्टिंग विद TnPH, इट्स नॉट रिएक्टिंग विद फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि 1630 वाला नॉट कांट बी अ कार्बोनाइल कार्बन, तो इट हैज टू बी समथिंग एल्स। तो 1600s में फिर उसके अलावा वैल्यूज ये वाली हैं। ठीक है, 1669 टू 1645, तो इट कुड बी एन एल्कीन। एंड लेट्स सी के कंफर्मेशन हो रही है कि ये एल्कीन है या नहीं। तो देखते हैं बेटा, लेट्स सी। देखें, C5H10O हैज अ ब्रांच्ड कार्बन चेन, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में होती है? अकर्स इन अल्कीन, राइट। तो कंफर्मेशन है कि यहाँ पे अल्कीन है, यानी कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की हो सकती है वेवलेंथ। ठीक है, अब 1050 ढूंढना पड़ेगा। 1050, तो 1050 जो है बेटा, इट कुड बी कार्बन हाइड्रोजन एज वेल। सही है, तो 50 could also be कार्बन हाइड्रोजन। सही है, और उसके अलावा 1050 यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो 1050 अकॉर्डिंग टू दिस कुड बी, बट इट कांट बी, 1050 नहीं है इसमें भी, तो इट वुड बी समथिंग एल्स। मोस्ट प्रोबेबली आई कैन गेस के कौन होगा ये 1050 जो है बेटा, आपने तीन किस्म के फंक्शनल बॉन्ड्स जो हैं वो बताने होते हैं। ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आपने नहीं बताया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला आप बता चुके हैं, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला आप बता चुके हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड जो कि आइडेंटिफाई करने होते हैं, उनमें से एक ही बॉन्ड अभी बचा हुआ है आइडेंटिफाई करने के लिए, कार्बन ऑक्सीजन। This will most probably be a carbon oxygen, but because we don't have the data booklet, we can't really answer it. Data booklet में value exactly दी हुई होगी, you just have to look at it and answer. That is why this question is of just a single mark, क्योंकि ये values data booklet से उठाई हुई हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है draw the skeletal formula of Z। Z का skeletal formula आपको बनाना है। ठीक है, हाँ, तो Z जो है उसके पास ब्रांच्ड कार्बन चेन है, इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी होती है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लिए उसको क्या जरूरी है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। ठीक है, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यकीनन एक तरफ तो OH होगा,
जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करा रहा होगा। एक तरफ ओ एच होगा, ठीक है। टोटल 5 कार्बन बनाने ना, 1 2 3 4 और 5, नहीं इस तरह नहीं बन सकेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच निकालनी है, एक तरफ आपको फिर हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको टोटल 5 कार्बन देने ना, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये आपका ब्रांच आइसोमेरिज्म हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। हाउ डू आई नो दैट, बिकॉज इसके अंदर ये C2H5 है, ये क्या है, C2H5 है। इफ आई ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, if I draw its structure, the structure will look like this: hydrogen, carbon, double bond carbon, CH3, OH and C2H5, ठीक है, सही है। दिस वुड बी द स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्रांच है, अच्छा तो ब्रांच होने का मतलब है कि CH3 इस तरफ होना चाहिए, बल्कि यस CH3 इस तरफ होना चाहिए, ताकि आपके पास जो है उप्स, ताकि आपके पास ये कार्बन चेन हो जाए और ये ब्रांच हो जाए, ठीक है। सही, अगर उधर CH3 होता तो इट कुड हैव बीन अ सिंगल कार्बन चेन, सिंगल कार्बन चेन में हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी योर ब्रांच एंड दिस विल बी हाइड्रोजन, सही है। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं शोइंग दैट दिस इज अ CH3, ठीक है। ऑल राइट, तो इसमें आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता हुआ नजर आ रहा होगा, सिस ट्रांस वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज X contains carbonyl group X reacts with HCN in the presence of a small amount of NaCN to form C2H5 whole twice COHCN as shown, ठीक है। X plus HCN gives C2H5 whole twice COHCN. Draw the mechanism of reaction of X with HCN. Draw the structure of X and the intermediate. Include all charges, partial charges, lone pairs and curly arrows. तो ये एक थोड़ा सा तंग करने वाला क्वेश्चन उन्होंने HCN वाला पूछ दिया है। दिस इज बेसिकली आपका जो है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर वाला CN अटैक करेगा, ठीक है। सही है, करेगा किस पे, किसी कार्बोनाइल कार्बन पे करेगा, ठीक है। तो इसका इस तरीके से बनना, तो ओरिजिनल पेरेंट कंपाउंड तो अभी तक हमें नहीं पता चल रहा, राइट। एक्स का कोई पेरेंट कंपाउंड ऊपर बताया है। अच्छा, एक्स इज अ कीटोन, हमें ये पता है कि एक्स क्या है, कीटोन है। और एक्स जो है वो 5 कार्बन वाला कीटोन है, क्योंकि देयर आर टोटल 5 कार्बन ओवर हियर, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। कीटोन का जब भी HCN से रिएक्शन होता है, नाइट्राइल से रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होता है, तो कैसे कंपाउंड बन रहा होता है, ठीक है। तो इफ वी लुक क्लोजली, तो ये जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस अपनी जगह पे एज इट इज ही रहती हैं, ये ब्रांचेस अपनी जगह पे एज इट इज ही रहती हैं। पहले कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हुआ करता होगा, फिर वो हाइड्रोजन और CN जो है उन्होंने आके थोड़ी थोड़ी जगह ले ली, ठीक है। तो इससे एक स्टेप पहले कुछ इस तरीके के हालात दिख रहे होंगे: C2H5, C2H5, O और CN, ठीक है। और ये जो O है इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जो HCN था ना, जो HCN था उसका H एक पार्शियल पॉजिटिव घूम रहा होगा कहीं, ठीक है। तो H यहाँ कहीं घूम रहा होगा, इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ होगा, ठीक है, सही है। तो यानी कि हमारे पास जो ओरिजिनल कीटोन था, इससे हमें आइडिया हो गया कि ओरिजिनल कीटोन क्या था हमारे पास: C2H5, C2H5,
डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल कीटोन था। ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हमारे पास जो है HCN जब रिएक्शन करेगा, HCN जब आपके पास रिएक्शन कर रहा होगा तो CN जो है बेटा उसके पास लोन पेयर होते हैं और वो H से भी जुड़ा हुआ होता है। और CN पार्शियल नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है खुद, और H पार्शियल पॉजिटिव होता है। तो आप ये देखते हैं कि ये जो लोन पेयर हैं ये डोनेट हो जाते हैं इस कार्बन को। जब भी तो ये कार्बन जो है CN के साथ बॉन्ड बना लेता है, लेकिन जब CN के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन एक बॉन्ड अपना छीन लेता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन स्नैच कर लेता है, राइट। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास एक H पॉजिटिव बचता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑन दिस ऑक्सीजन बचता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर देता है टू एन इलेक्ट्रोफाइल, सही है, जिसकी वजह से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट हो गया। यू ड्रॉन कर्ली एरोज द राइट वे, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इंक्लूड ऑल चार्जेस, पार्शियल चार्जेस, लोन पेयर्स एंड कर्ली एरोज, वी हैव डन ऑल दैट, ठीक है। स्टेट द रोल ऑफ NaCN इन द रिएक्शन ऑफ C पार्ट 7। C पार्ट 7 में NaCN यूज कहाँ हुआ है? इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCN। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ NaCN यानी NaCN must have been used as a catalyst, तो NaCN must have been used as a catalyst, ठीक है। तो with that this chapter has been completed, this past paper has been completed of 2019, and we can stop the recording now. Not this, or stop recording.